क्या कभी सोचा है कौन ज्यादा ताकतवर है, गॉडेस ऑफ डेथ या फिर गॉडेस ऑफ लाइफ? या फिर थॉर का वॉट इफ वाला वर्जन ज्यादा पावरफुल है या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स का? और किस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क ज्यादा बेटर है, यही आज हम पता करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं थॉर से। वैसे तो वॉट इफ सीजन 2 में हमें थॉर के कई सारे वर्जन्स देखने मिले, लेकिन आज हम सिर्फ 4 वर्जन्स को इंक्लूड करने वाले हैं। लव एंड थंडर थॉर, वॉट इफ सीजन 1 थॉर, सीजन 2 थॉर और 1602 वाला वर्जन। अब ये सारे गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए इनकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए इन्हें कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल हम इन्हें रैंक करेंगे तो नंबर 4 पोजीशन पर है 1602 वाला थॉर। इस टाइमलाइन में थॉर एक ट्रूली एसगार्डियन नहीं है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ लेवल बाकी वेरिएंट्स की तरह देखने नहीं मिलती। ये बात अलग है कि अपनी थंडर पावर्स को यूज कर सकता है, पर यह ठीक से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है। इस वर्जन के पास म्यूनर की जगह एक वाइब्रेनियम स्वॉर्ड है जो उसे वकांडियन किंग ने दी थी, पर इसकी स्ट्रेंथ लेवल एसगार्डियन जैसे तो बिल्कुल नहीं थी। ये कैप्टन कार्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था और इसने अपने लाइटनिंग से स्कारलेट विच को ओवर किया था, लेकिन इस टाइम पर वंडा ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अगर वो पोर्टल पर शील्ड ना बनाती तो शायद थॉर के लाइटनिंग से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नंबर 3 पर है पार्टी थॉर। वैसे ये सीजन 1 से, पर ये गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का मेंबर रह चुका है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसने मजाक मजाक में कैप्टन मार्वल को बीट कर दिया था और फाइट के टाइम पर तो थॉर सीरियस भी नहीं था। दूसरी बार सीरियस था, लेकिन तब फ्रीगा ने इंटरफेयर कर दिया और ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भी लड़ चुका है और जिंदा भी बच गया। पर एक तरफ पार्टी थॉर है जिसने बिना ट्राई किए कैप्टन मार्वल को बीट कर दिया था, और दूसरी तरफ 1602 वाला थॉर है जो सीरियस और गुस्से में होने के बाद भी कैप्टन कार्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था। पर नंबर 2 पर आएगा क्लासिक थॉर, जिसने स्टार लॉर्ड को अपनी एंट्री से ही नॉकआउट कर दिया था। ये थॉर का सीरियस वर्जन है, पर इसने अपनी पावर्स को अभी तक अवेकन नहीं किया है, क्योंकि ये फाइट करते समय म्यूनर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। इसने स्टार लॉर्ड को तो बीट कर दिया, पर ईगो के सामने इसकी एक नहीं चली। पर थॉर की इस वर्जन की स्ट्राइकिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन सिनेमैटिक वर्जन इस बैटल फील्ड में होता तो वो ईगो को बड़ी आसानी से बीट कर सकता था। थॉर बस ईगो के होम प्लेनेट के बारे में पता लगाता और बायफ्रॉस्ट खुला छोड़ देता, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ मिनट्स में ईगो द लिविंग प्लेनेट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। ऊपर से इस थॉर के पास बैटल एक्सपीरियंस किसी भी वेरिएंट से ज्यादा है। इसने अपनी पावर्स को अवेकन कर रखा है, ये म्यूनर पर स्पेल भी कास्ट कर सकता है, और इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है जो एनी डे किसी भी यूनिवर्स के म्यूनर से ज्यादा पावरफुल है। अगर सिनेमैटिक थॉर अच्छे से अपनी ओडिन फोर्स को यूज करे तो शायद वो इन तीनों वेरिएंट्स को अनवर्दी भी बना सकता है। इसलिए वॉट इफ थॉर्स अच्छे हैं, लेकिन मेन यूनिवर्स का थॉर सबसे ताकतवर है। अब कंपेयर करते हैं गॉडेस ऑफ डेथ और गॉडेस ऑफ लाइफ को। अब इन दोनों की बैक स्टोरी सेम है, बस इस यूनिवर्स में थॉर की जगह हेला मिडगार्ड पर मॉर्टल बनकर आई थी। पर अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर इसने म्यूनर को तोड़ दिया। हेला 10,000 वैल्करीज को मार चुकी है, एसगार्डियन आर्मी को बीट कर चुकी है, थॉर को बड़े आसानी से हरा कर उसकी एक आंख फोड़ दी थी, और ये सर्टर से भी लड़ चुकी है। वैसे अपनी मैजिक से डेड आर्मी भी क्रिएट कर सकती है। पर वॉट इफ यूनिवर्स में हेला का थोड़ा यंग वर्जन हमें देखने मिला, क्योंकि वो अभी तक म्यूनर को यूज कर रही है और थॉर भी इस टाइम पर पैदा नहीं हुआ था। पर इस यूनिवर्स में हेला का गोल पीस बनाना था, ना कि डिस्ट्रक्शन। पर गॉडेस ऑफ लाइफ बिना अपनी पावर्स के भी हैंड टू हैंड फाइट में बहुत अच्छी थी। मॉर्टल होने के बाद भी ओडिन को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। फिर ये टालो मैजिक भी यूज कर सकती है, जिसमें विंड मैनिपुलेशन कर सकता है। ये टाइम के साथ अपने हेलमेट के लिए फिर से वर्दी बन गई, इसलिए अब हेला फिर से नेक्रोसॉर्ड प्रोड्यूस कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने ऑल फादर ओडिन की एनर्जी बीम को एक हाथ से रोक दिया था। वैसे ही ओडिन फोर्स है, पर गॉडेस ऑफ लाइफ की सबसे बड़ी फीट ओडिन को बीट करना है, क्योंकि एक स्काई फादर लेवल को एक फेयर फाइट में हराना कोई आसान काम नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी हेला ज्यादा पावरफुल है। अब इन दोनों के पास सेम एबिलिटीज है, जिससे एसगार्डियन लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, साथ में दोनों नेक्रोसॉर्ड फेंक सकती है। पर गॉडेस ऑफ लाइफ के पास कुछ एडिशनल पावर्स है। वो विंड मैनिपुलेशन कर सकती है, वो ओडिन फोर्स लेवल की पावर को बड़ी आसानी से रोक सकती है। इसलिए अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो गॉडेस ऑफ लाइफ के पास एडिशनल एबिलिटीज का एडवांटेज होगा, और एक फेयर फाइट में गॉडेस ऑफ डेथ हार जाएगी गॉडेस ऑफ लाइफ से। पर अब बात करते हैं टोनी के बारे में। न्यूक्लियर मिसाइल तक की कहानी सेम है, बस एक यूनिवर्स में टोनी अर्थ पर आ गया और दूसरे यूनिवर्स में टोनी प्लेनेट सकार पर जा पहुंचा। अब मेन यूनिवर्स में टोनी ने तो मार्क 85 तक के सूट बना रखे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, पर वॉट इफ यूनिवर्स का टोनी अभी तक रिट्रैक्टेबल टेक पर चल रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करना, वॉट इफ वाले टोनी की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा एडवांस है अगर हम इसे 2012 के टाइमलाइन से कंपेयर करें तो। बेसिकली इस यूनिवर्स में भी टोनी ब्रेसलेट की मदद से अपने मार्क 7 को समन करता है, पर वो पार्ट्स में उसके पास आता है, जबकि मेन यूनिवर्स में पूरा आर्मर एक साथ आता था, वो पार्ट्स में कभी डिवाइड नहीं हुआ। तो जो लेवल की टेक्नोलॉजी सिनेमैटिक यूनिवर्स का टोनी मार्क 42 में यूज कर रहा था, वो वॉट इफ वाला टोनी मार्क 7 में इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स का टोनी जब मार्क 42 बनाएगा वो शायद नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा या फिर लिक्विड मेटल पर। और दूसरी बात, वॉट इफ यूनिवर्स में टोनी का मार्क 7 ऑफलाइन होने के बाद भी काम कर रहा था। हो सकता है जारविस ऑफलाइन हो, लेकिन सूट चलाने लायक था, जबकि मेन यूनिवर्स में मार्क 50 पहला ऐसा आर्मर था जो ऑफलाइन काम करता था। वॉट इफ टोनी ने अपने लिए एक सूट बनाया जो कार में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता था, जो कम्प्लीटली रिट्रैक्टेबल टेक पे काम करता था। इसमें थ्रस्टर्स थे और ये आर्क रिएक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड था।
अब टोनी ने इस सूट को बनाया था तो नॉर्मल सी बात है, इसमें वेपन्स के नाम पर रिपल्सर हो गए, इसमें और भी वेपन्स हो गए लेकिन हमें वो दिखे नहीं। पर मेन यूनिवर्स का टोनी 10 साल आगे चल रहा है, इसलिए उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनोटेक से बने आर्मर्स और बहुत सी चीजें हैं। तो अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन सा वर्जन ज्यादा स्मार्ट है वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो आखिर में टोनी स्टार्क है, वो कब कौन सा आर्मर या वेपन बना दे किसी को नहीं पता। पर जब बात आती है आर्मर्स और वेपन्स की तो मेन यूनिवर्स ज़्यादा बेटर है। नैनोटेक सूट खुद को सेल्फ फिल कर लेता है और साथ में टोनी अपने मन मर्जी के वेपन बना सकता है, इसलिए वॉट इफ वर्जन की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है टाइम के हिसाब से, लेकिन जब ये फाइट करेंगे तब मेन यूनिवर्स का टोनी विनर बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपके पास वॉट इफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इस संडे सुपर बैटल में उसे कवर कर सकूं। और अगर आपको नहीं पता कि वॉट इफ सीजन 1 के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन थे तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।